चलिए बताइए, आप कहाँ तक पढ़ाई हुआ था? नदी, नदी के बारे में। गंग गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी मीटर, किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 29 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो ये 2900 किलोमीटर सिर्फ भारत में है कि और भी देश को मिलाकर? किस देश को? कौन कौन देश में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी? चाइना और भारत। भारत में उसकी लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर, 916 से 18, ठीक है। और चाइना से लेकर भारत में जो बहती है उसकी लंबाई कितनी है? पूरा मतलब जहां से निकलती है वहां से लेकर जहां समाप्त होती है, और अब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहां तक उसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। बताइए तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला, हाँ संसाधन पढ़ा दिए हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर, सामाजिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अनवीकरणीय संसाधन। क्योंकि एक बार यूज हो जाएगा उसके बाद नहीं होगा, उसको यूज हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। देखिए ये चैप्टर जो पहला चैप्टर है, इसमें का जो टॉपिक था प्राकृतिक संसाधन का, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जिसको एक बार हम लोग यूज कर लेंगे फिर वो दोबारा यूज करने के लायक नहीं रहेगा। और उसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय, उसको दोबारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? सौर। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? एक में क्या है? मानव कृत, दो में और चक्रीय, हाँ ऑब्जेक्टिव। ये जो संसाधन पढ़ा है, जैव अजैव और नवीकरणीय अनवीकरणीय, और कौन? राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, सामुदायिक, सामाजिक। यह पुनः प्रतियोग्य, पुनः प्रतियोग्य। और चार में अजैव, अजैव। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? बताइए। पुनः प्रतियोग्य, पुनः प्रतियोग्य। पुनः का मतलब होता है फिर से, प्रतियोग्य का मतलब क्या होता है? कि मतलब फिर से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन भी दे सकता है और इसके स्थान पर पुनः प्रतियोग्य भी दे सकता है, ठीक है। अब अगला एक नंबर, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय या पुनः प्रतियोग्य, जिसको हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं। और अगला कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी देश के तट रेखा से कितना किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, समुद्री अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कि उस क्षेत्र में कुछ ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग बेचकर पैसा कमा सकते हैं, आय प्राप्त कर सकते हैं। और आय पढ़ना है आप हम लोगों को इकोनॉमिक्स में, ठीक है, आय के बारे में। तो कितना किलोमीटर तक? और देखिए नॉटिकल मील का है या किलोमीटर? नॉटिकल मील या किलोमीटर, ठीक है। लेकिन समुद्री मील, जब समुद्र को की दूरी जब हम मापते हैं तो मील में मापा जाता है, ठीक है। एक समुद्री मील में एक समुद्री मील में कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। कितना? एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर? 1.852 किलोमीटर, ठीक बा।
हम लोग आज अब गहराई को नापेंगे, समुद्र की जो गहराई मापते हैं फैदम में मापा जाता है। किसमें? फैदम। इसको मिटका दे रहे हैं। देखिए समुद्र की दूरी किसमें मापी जाती है? समुद्र की दूरी मील में या नॉटिकल मील में। ठीक है, तो ये 200 जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है, भारत का जो राजनीतिक सीमा है वो कितना है? किसी भी देश का तट रेखा से समुद्र में कितना किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है? 200 किलोमीटर। तो उस 200 किलोमीटर तक क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहेंगे। ठीक है, अगर 200 नॉटिकल मील दे दिया या क्या 200 नॉटिकल मील या 200 किलोमीटर, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये नॉटिकल मील में दे सकता है और नहीं तो किलोमीटर में। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है कि 200 किलोमीटर है, जैसे में ये हमारा भारत हो गया। भारत, अब यहां से तट रेखा किसे कहते हैं? तट रेखा, समुद्र का जो किनारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तट रेखा। ठीक है, जैसे नहर का किनारा है हम लोग आट कहते हैं, उसी समुद्री आट को हम लोग क्या कहते हैं? तट रेखा। तो भारत का जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा का मतलब जो बॉर्डर है भारत का, वो वहां से लेकर कितना किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक। अगर इसके अंदर जितना भी संसाधन मिलेगा किस संसाधन के अंतर्गत आएगा? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, कितना? कौन? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको नॉटिकल मील भी कह सकते हैं। तो दूरी को मापते हैं नॉटिकल मील में, और गहराई को किस में मापते हैं? नहीं, फैदम में। फैदम। अब देखिए आगे, समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं? हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये भारत का एरिया हो गया। ठीक है, अब इधर पूरा हिंद महासागर है कि नहीं है? हिंद महासागर है। अब हम लोगों को यहाँ से लगभग 2-4 किलोमीटर बाद तक, कितना? 2-4 किलोमीटर बाद तक का जो समुद्र है उसकी हम लोग को गहराई नापना है कि कितना गहीर है। गहराई मतलब क्या था? गहीर, कितना खाल है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम लोग नापेंगे तो किस में मापेंगे? फैदम में। और एक फैदम में होता है, इसको समुद्र की गहराई किस में मापते हैं? फैदम। ठीक है, और एक फैदम में कितना फीट होता है? 6 फीट। कितना? 6 फीट। अगर समुद्र की गहराई एक फैदम है, अगर कहीं समुद्र की तट रेखा से हम लोग नापेंगे, अगर यहाँ पे पुगा की कितना? एक फैदम क्या है? गहराई है इसकी, कितने? एक फैदम। इसका मतलब कितना फीट? 6 फीट। तो 6 फीट हमसे भी बड़ा हो गया, 6 फीट। ठीक है, 6 फीट का मतलब क्या होता है बताइए? जैसे हम कपड़ा उपड़ा हम लोग खरीदते हैं तो सेंटीमीटर में मिलता है, नहीं तो मीटर में मिलता है। ठीक है, दूरी को नापते हैं तो मीटर से ही बनता है किलोमीटर बनता है। ये जो फैदम है, तो समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है? फैदम। एक फैदम में कितना फीट? 6 फीट। ठीक है, 6 फीट। अगर मान लीजिए किसको पता नहीं है, सिर्फ उसको पता चल गया कि एक फैदम इससे क्या है? गहराई है किसी समुद्र की। ठीक है, अब वहां जाएगा नहाने के लिए। ये जो आसपास का तटीय रेखा है ना, वहां पे लोग बीच घूमने जाते हैं। बीच का मतलब क्या होता है? वहां डाढ़ बराबर पानी रहता है। ठीक है, उसमें लोग घूमने उमने जाते हैं, नहाने जाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीच। सबसे ज्यादा बीच है गोवा में। ये जो हमारा राज्य है गोवा में। ठीक है, क्योंकि सबसे विकसित राज्य कौन है? गोवा। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इकोनॉमिक्स में।
सबसे ज्यादा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय इसी का है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि एक एक व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ कमाते हैं? गोवा में। तो अगर कोई इसको नहीं समझेगा कि एक फायदा में कितना फीट होता है? 6 फीट। अगर वो गया नहाने के लिए, अब उसको किसी ने बता दिया कि इसकी गहराई एक फायदा में कितना? एक फायदा। अब वो आदमी है 5 फीट का, कितना? 5 फीट का। अब उसको पता नहीं है कि एक फायदा में 6 फीट होता है। अब कितना फीट का है? 5। अच्छा आएगा तो उसी में डूब जाएगा। डूबेगा कि नहीं डूबेगा? डूब जाएगा। अब बताइए समुद्री गहराई को किसमें मापी जाती है? किसमें मापा जाता है समुद्र की गहराई को? फायदा में। एक फायदा में कितना फीट? 6 फीट, ठीक है। अब बताइए समुद्र की जो दूरी होती है वो किसमें मापी जाती है? मील में, या नॉटिकल मील में, या किलोमीटर में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बताइए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बताइए? बता दिए हैं, कल लिखवाए हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं बताइए? प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो देखिए डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, ऑप्शन देखिए, संसाधन संग्रहण से, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधनों के अनियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। संसाधनों के अनियोजित विदोहन का मतलब क्या होता है? शोषण करना। तो डाकू का आके पूजा करेगा घरवा में आए कि डाकू आएगा तो सामान वामान लूट के ले जाएगा। पहले कितना डाकू था, सब आता था सब झुंडे में, घर को लूट के लेकर चला जाता था सब। मेरे मामा जी क्या गया था सब डाकू इधर नाव गामा का, खोसी उसी चुरा कर लेके आ गया था सब। ठीक है। तो पहले डाकू वही ज्यादा होता था, लेकिन अब सारा बंद हो गया है। अब एक बात ये क्वेश्चन बताइए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? राष्ट्रीय संपदा बताइए। राष्ट्रीय संपदा निहित है। देखिए ये जो हमारा भारत का सीमा है ना, भारत का सीमा यहाँ से 12 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, कितना? 12.2। ये हमारा राजनीतिक सीमा है। कौन सीमा है? राजनीतिक सीमा। कौन सीमा? राजनीतिक सीमा, ठीक है। कितना किलोमीटर तक? 12.2 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसके बाद 12.2 किलोमीटर हो गया कौन सीमा? राजनीतिक सीमा। अब फिर समुद्र हमारा भारत का तट रेखा है, वहां से 24 किलोमीटर की दूरी पर जाइए। कितना? 24 किलोमीटर की दूरी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री आर्थिक संलग्न क्षेत्र कहते हैं। कौन क्षेत्र? आर्थिक संलग्न क्षेत्र। चलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल रहे हैं